चलिए, हम लोगों ने कल देखा था कि व्याकरण के 3 पार्ट बताए थे। पहला होता है हमारा पूरी, जिस पर पूरी व्याकरण बेस्ड होती है। किस पे? कौन कौन से हैं वो 3 भाग बताइए चैतन्य। वर्ण, हाँ, वर्ण विचार, वर्ण विचार, वर्णमाला। नो बेटा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी कि जो हमारे पूरे व्याकरण है, इसी के आधार पर सारी चीजें डिवाइड होती जाती है आगे, इसी को ही, है ना, पूरा इसी पे बेस रहता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहला आता है कि हम वर्ण किसे कहते हैं, क्या है, किसे बोलेंगे वर्ण, किस चीज को बोलेंगे वर्ण, ऐसी क्या चीज है जिसे हम वर्ण कह सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिससे टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। भाषा की वे सबसे छोटी इकाई जिसकी और खंड या भाग नहीं किए जा सकते वो हमारे वर्ण कहलाते हैं। और हम देखें कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि जब हम मुंह से किसी तरह की ध्वनि निकालते हैं, मुंह से निकलने वाली ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही वर्ण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? यानी कि जो सी भी मुंह से साउंड करेंगे, जैसे छोटा बच्चा साउंड करता है ना, ऐसे कुछ भी बोलते हैं, तो अगर हम उसको लिख देंगे, लिखित रूप जो हो जाएगा वो हमारा वर्ण कहलाएगा। ठीक है, यानी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वो हमारे वर्ण कहलाते हैं। सेकंड है हमारा, अगर हम ये पूछते हैं कि वर्ण की विशेषताएं क्या क्या होती है, ये तो हमने सीखा कि वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसकी विशेषताएं क्या हो जाती हैं? सबसे पहला तो ये होता है कि इसके टुकड़े किए नहीं जा सकते। सेकंड हो जाता है हमारा, इसको हम और क्या कहते हैं, वर्ण को अक्षर, वर्ण को हम अक्षर के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, बताइए? थर्ड नंबर पे क्या आएगा? अगर वर्ण नहीं होंगे तो हम शब्द नहीं बना पाएंगे। तो इसकी विशेषता ये है कि वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्दों को बनाने में किसका रोल होता है? वर्णों का होता है। जैसे, और दूसरा ये कि ये जो ध्वनियां होती है उसका लिखित रूप होता है। अब मान लीजिए आपका एक वर्ण है क, आपका एक वर्ण है क, ठीक है, ये आपका फिर है म, फिर आपका है ल। अगर ये चीजें हैं तो ये तो क्या कहलाएगी, हमारी वर्ण कहलाएगी। लेकिन इसके मेल से ही हमारा शब्द बनता है कमल। समझ में आ गया? तो ये है हमारे वर्ण। तो वर्णों के मेल से ही, वर्णों को मिलाकर के ही शब्द बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को और व्यवस्थित समूह को, यानी इसके बाद में क्या आएगा, क के बाद में ख, ख के बाद में ग, ग के बाद में घ, इस तरह का जो ये व्यवस्थित समूह है वही हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, वर्णमाला के अंदर क्या क्या आता है, स्वर और व्यंजन। 2 पार्ट होते हैं इसके, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होती है, हमारी मात्राएं। जो भी हम वर्ण लिखते हैं उसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, लेकिन वर्णों को लिखने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है ना। और इसके साथ जो इसका स्वर क्या है, मात्रा का लिखित रूप है कि जो जैसे अ पर का ये लिखा मैंने, क लिखा, अब क पर मैंने आ की मात्रा लगाई, तो आ की मात्रा क्या है, अ का लिखित रूप ही तो है, अ का चिन्ह है, यानी मात्रा का चिन्ह है। अब हमको काम लिखना है, काम शब्द लिखना है या कामचोर शब्द लिखना है मान लीजिए, तो हमने क लिखा और क पर आ की मात्रा लगानी है, तो क्या हम आ ऐसे लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। तो हम उसका जो ध्वनि का ये जो मात्राएं होती है, स्वर क्या है, एक तरह से मात्राएं हैं,
मात्राओं के एक चिन्ह लगा दिया जाता है, यानी कि आपको अगर आ लिखना है तो ऐसे लिखा जाएंगे, लेकिन अगर इसका चिन्ह लगाएंगे तो हम क में आ का, फिर म, फिर च में ओ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, च में ओ, क्या ऐसे लगाएंगे? तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको सही करने के लिए हम क्या लगाएंगे, क में आ का, म, च में ओ चो और र। तो हमारा सही शब्द इस तरह से बनेगा कामचोर। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया ना? ठीक है, तो यानी कि जो स्वर है, स्वर हमारी क्या है, मात्राएं हैं, मात्राएं हैं जो कि वर्णों पर यूज की जाती है, काम में ली जाती है लिखने के लिए। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है अनुस्वार। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, अनुस्वार। अब अनुस्वार देखिए किसे कहेंगे हम, बताइए किसे कहेंगे अनुस्वार? अनुस्वार के अंतर्गत देखो, एक मिनट और समझ लो इसको। फर्स्ट हमारा आता है स्वर। स्वर के अंतर्गत कितने होते हैं स्वर? स्वरों की संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या 11। अब इसके अंदर कहां से कहां तक आते हैं? अ से लेकर के ओ तक। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ ओ औ, यहां तक हमारे आती है स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या को हम काउंट करें तो आते हैं 11, और अ से लेकर औ तक। नेक्स्ट होता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार में हम लगाते हैं अंक की मात्रा। किसके बाद आती है? जो ओ औ अंग है, इसके बाद जो अंक की मात्रा लगती है वो अनुस्वार के नाम से जानी जाती है। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. इसी में नेक्स्ट आता है हमारा अनुनासिक। अब अनुनासिक के अंतर्गत क्या आता है हमारा? चंद्र बिंदु। अनुनासिक और अनुस्वार दोनों में फर्क हो गया। अगर आपसे कहा जाता है कि अंक की मात्रा लगाओ, फटाफट लगा देते हो, लेकिन आपसे कहे अनुस्वार लगाओ तो अनुस्वार में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? कि हमें ये पता नहीं चलता कि अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है। तो आज देख लो, अनुस्वार बोलते हैं हम अंक की मात्रा को, और अनुस्वार बोलेंगे अंक की मात्रा, और अनुनासिक बोलेंगे चंद्र बिंदु को। इसी में जब नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा विसर्ग। ठीक है, अब विसर्ग में अंक के बाद में क्या आता है? अह। आप बोलते हैं लास्ट में अनेक खाली, तो ये अनेक खाली यही है, अनेक खाली ये हो गया। इसको हम किस नाम से जानते हैं? विसर्ग के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? विसर्ग। क्लियर हो गया ये बहुत अच्छे से? यानी हमने पढ़ा, आज सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार में हमने सबसे पहला वर्ण पढ़ा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के बाद में वर्णों के मेल से क्या बनती है? हमारी वर्णमाला बनती है, और वर्णमाला में हमारे आते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब स्वर में हमने सीखा कि स्वरों की संख्या 11 होती है, और ये अ से लेकर के ओ तक आती है। और इसमें जो नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। यहाँ तक समझ में आ गया सारा? कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. चलिए सेकंड पेज पे आते हैं हम। अब देखिए, इसमें सेकंड जो पेज है इसमें आपको समझा देती हूँ। टाइम होगी तो बेटा बता देना टाइम होते ही, क्योंकि तुम्हारा भी लेट इसलिए हो गया कि वो क्लास पहले वाली बहुत लंबी चली गई थी। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा व्यंजन। थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है? व्यंजन हमने अभी सीखे थे स्वरों की संख्या, अब हम सीख रहे हैं व्यंजन। व्यंजन का अगर हम सब सीधा सीधा पूछे कि व्यंजन क्या है,
तो व्यंजन क्या है? क ख ग घ ण को हम व्यंजन कहते हैं। इतना ही पता है हमको, यस मैम। है ना? लेकिन अब इसमें डिटेल देखेंगे हम। इसमें सबसे पहले होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 5 वर्ग। ये याद इसलिए करवाती जा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बन के आता है वो भी क्लियर कर दूंगी। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं। इसमें सबसे पहला होता है क वर्ग, ठीक है, जिसके अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ और ण। जब आप छोटी क्लास में थे तो आपने जब क ख ग लिखना सीखा था तो किसी भी स्कूल में रहे होंगे, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब आप क ख ग लिखते हो तो आपको एक लाइन में केवल क से लेकर ड़ तक ही लिखवाया जाता है। क्या चौबीसी में लिखवाया जाता है क्या आपसे? छोटे से आप अभी तक इतने बड़े हो गए, उसमें कभी सीखा? नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर आप यहाँ लिखोगे तो रॉन्ग माना जाएगा। क्यों रॉन्ग माना जाता है? क्योंकि इन 5 वर्णों की गिनती क वर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट अभी और बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा च वर्ग। एक बार लिख लूं फिर समझा दूंगी आपको फटाफट। च वर्ग के अंदर क्या आएगा? क ख ग याद है क्या? च छ ज झ ण। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? ट, ठ, ड, ड, ढ और ण। नेक्स्ट कौन सा वर्ग आएगा? त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत कौन से आएगा? त, थ, द, ध, न। ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा कौन सा वर्ग आएगा? वर्ग। और बाकी बच्चों को भी पता होना चाहिए ना। प, फ, ब, भ, म। और इन सब के नीचे इस तरह से क्या लग जाएगा? विसर्ग, सॉरी हलन। इस तरह से लग जाएगा हमारा हलन। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा आपका एग्जाम में इनको पढ़ने से। इसमें क्वेश्चन बनेगा इस सबसे पहले कि व्यंजन में स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ग होते हैं। क्या क्वेश्चन बन रहा है? स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ग होते हैं। तो हमारा उत्तर क्या बन गया? कितने वर्ग है? 5 वर्ग। 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग। समझ में आ गया? यानी स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। क्लियर? अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ग वर्ण कौन से वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए ग किस में आता है। बोल के देखेंगे उस समय। तो हमारा आ गया इसका आंसर क वर्ग के अंतर्गत। क्यों? कि ये क की लाइन के अंतर्गत आया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि मैम इसको क वर्ग के अंतर्गत ही क्यों लिखा है, इनको क वर्ग में क्यों नहीं लिखा, केवल 5 ही वर्ण क्यों आए हैं इसमें। तो इसका आंसर है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर जो बोलने के लिए जो ऑर्गन्स है, कौन से जीभ है, टंग है, लिप्स है, तो वो जिस चीज से सेम चीजों से जब टच करते हैं तो सेम साउंड निकलता है। जैसे क। अब देखिए इसमें मुंह पूरा आपका थोड़ा सा खुल जाएगा, कोई भी चीज किसी को टच नहीं करे। क, ख, केवल जीभ आगे और पीछे हो रही है। बोल के देखिए। बोल के देखिए। क, ख, ग, घ। तो हमारी टंग केवल आगे पीछे होगी, लेकिन ना तो वो टच होठ को कर रही है, ना हमारे टीथ को कर रही है। समझ में आ गया? इसीलिए इनको क वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है।
नेक्स्ट आता है हमारा च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, इसके अंतर्गत जो हमारी टंग है वो पीछे वाले, ऊपर वाले दांत के पीछे वाले हिस्से को टच कर रही है। बोल के देखिए, च, छ, ज, आ रही है? यस मैम। इसलिए इसको च वर्ग के, क्योंकि समान इनमें जो वो जो काम कर रहे हैं वो सेम काम कर रहे हैं, इसलिए इसको च वर्ग में रखा गया है। ट वर्ग के अंदर देखो ट, ट, तो हमारी इसके अंतर्गत जो टंग है, जो जीभ है हमारी, थोड़ी सी ट्विस्ट होकर के ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां टच कर रही है। ट, ठ, ड, ढ, बोल के देखिए। आ रहा है सेम, इसलिए इसको ट वर्ग, यानी कि सबके सिमिलर है। अब यहां तक आने के बाद म के बाद क्या आता है? म के बाद क्या आता है? य, र, ल, व, यही आता है, यही आता है ना। अब इसके अंतर्गत आप क्या आएगा, इसे क्या बोलते हैं? इसका कोई वर्ग बोलते हैं या कुछ और नाम बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। मैंने अंतस्थ व्यंजन। हाँ, अंतस्थ है एक बार मिस्टेक, तो फिर लिखने में मिस्टेक। अंतस्थ व्यंजन, बेटा टाइम का ध्यान रखना है ना। अब अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, चार चीजें आ रही है हमारे पास। य, र, ल और व। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। इसे हम बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। व्यंजन। आप ऊष्म व्यंजन को कैसे याद करेंगे? व के बाद में क्या आता है? कौन सी लाइन आती है? श, श, स और ह, यही आता है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हम ऊष्म व्यंजन। देखिए जब हम ये वर्ड बोलते हैं तो कैसे आता है? श, श, हमारी ट्विस्ट होती है थोड़ी सी टंग और मुंह से हवा निकलती है। श, श, ऐसे सीटी की जैसे आवाज थोड़ी सी निकलेगी। बोल के देखिए। नहीं, स नहीं, चुप करने के लिए ऐसे बोलते ना, तो ऐसे बोल के देखिए। श, श्र, तो श्र, श, स, ह, तो ये मुंह से एक थोड़ी सी आवाज भी निकलेगी, वायु भी निकलती है और आवाज में घर्षण होता है। ऐसे जैसे चिंगा, ऐसे झिक झिक जैसे आवाज नहीं, इस तरह से साउंड आता है। तो ये व्यंजन हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अतिरिक्त व्यंजन। अब अतिरिक्त व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, अतिरिक्त व्यंजन है हमारा, एक तो आता है हमारा और एक हमारा ये, ठीक है, ड़। और नेक्स्ट आता है हमारा आगत। इतना लेट कौन ऐड हुआ है भाई? नीरू शर्मा के नाम से हो गया। हाँ ठीक है, बस लास्ट कर रही हूँ। हाँ, इसमें लास्ट आता है हमारा आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। अब आगत व्यंजन के अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आता है हमारा अ, इसके अलावा ज और फ, ठीक है, ये तीन। अब देखिए इसमें अ, यानी कि जैसे हम कौन से वर्ड आ सकते हैं जिसमें हम ओ की मात्रा तो नहीं लगाते, लेकिन हमारा जो उच्चारण होता है वो अ आता है। जैसे डॉक्टर। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? कॉल, कॉलर,
इन शब्दों में हमारी ओ की मात्रा तो नहीं लग रही, लेकिन अ शब्द साउंड जो आता है, जो उच्चारण होता है वो अ में होता है। तो यानी कि ये हो गया हमारा आगत स्वर। क्या हो गया हमारा ये आगत स्वर। इसके अलावा ज और ज, जरा सा 2 मिनट का और है आपका, वो और देख लो, फिर आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा ज और ज, यहाँ हमारा फ और ह। ये जो वर्ड है सिंपल ज और फ के नाम से पढ़ लेते हैं, तो इसका साउंड होता है ज और फ, ठीक है। लेकिन इसका उच्चारण में चेंज हो जाता है। देखिए ज के उच्चारण में ज क्या होगा, कैसे उच्चारण हो रहा है ज, और इसका उच्चारण होगा ज। यानी जो अपनी टंग है वो ऊपर वाले टीथ के बैक साइड को टच करेगी। ज बोल के देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि हमारी जो जीभ है वो दांत के पीछे टच करेगी तो ज का आवाज आएगी। क्लियर। और जब ये वाला उच्चारण करते हैं हम तो ज हमारा मुंह खुलता है। ज करके देखिए, ज मुंह खुला आपका। यस मैम। जय, और इसमें ज। तो इन दोनों में ये फर्क है। ठीक इसी प्रकार फ, ये तो पढ़ेंगे हम फ, और ये पढ़ेंगे फ। तो फ करने के लिए जो आपका ऊपर वाला टीथ है वो आपके नीचे वाले लिप्स को टच करेगा। फ, देखिए बोलकर, कर रहा है फ। यस मैम। और जब इधर वाला फ करेंगे तो हमारा साउंड आएगा फ, यानी दोनों लिप्स हमारे टच करेंगे। फ, दोनों लिप्स आपस में टच करके खुल के और फिर एकदम से बंद हो जाएंगे। फ और उसमें बोलेंगे फ। ठीक है, इन दोनों में केवल ये फर्क होता है। तो इसको जो ये लगता है, ये जो डॉट होता है वो किस नाम से होता है, नुक्ता। क्या कहलाता है ये, नुक्ता। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, बाकी का हम कल देखेंगे। ओके ओके मैम।